तो सर मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, इसको आप अपने हाथ में लीजिए। ओके। या मान लेते हैं ऐसे कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको हम दे दें, ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा ऑपरेशन कब होना है, कैसे आपको डिजाइनिंग करना होगा, कैसे कॉन्सेप्ट पता चलेगा, कितने टूल बनने हैं और कौन कौन सा टूल बनना है? आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। भाई ये जो आपने कंपोनेंट मेरे पास में दिया है, ये जो कंपोनेंट है उसके लिए ना सबसे पहले देखा जाता है कि जो भी पार्टी है, जो भी ये कंपोनेंट ला के दे रही है, उससे सबसे पहले पूछा जाता है कि उसके पास में पावर प्रेस कितने टन की है, उसकी चाल कितनी है। तो उसके लिए जो है उससे पूछा जाता है कि उसको सिंगल सिंगल डाइयाँ चाहिए, उसको कंपाउंड डाई चाहिए, इसके प्रोग्रेसिव टूल्स चाहिए। वो उसकी सारी कोटेशन ली जाती है कि भाई आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं और आपको कैसे कैसे इसका काम करवाना है। मान लो अब ये कंपोनेंट है, अगर हमें इसकी कटिंग करनी है, पंचिंग और इसकी ब्लैंकिंग एक बार में सारी करनी है, कंपाउंड डाई है हमारी, तो कंपाउंड डाई के लिए हमें अगर चाहिए, सपोज करो ये एल्यूमिनियम का पार्ट है, ये 100 टन के ऊपर इसकी ब्लैंकिंग पंचिंग सारा कुछ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसकी निकालेंगे टनेज। टनेज निकालेंगे, हमें सिलेक्ट करना है कि इसकी सिंगल सिंगल डाइयाँ बनानी है। तो इसकी जो पंचिंग है, एल्यूमिनियम का पार्ट है, तो ये 10 टन के ऊपर भी हो जाएगी इसकी पंचिंग। इसकी जो ब्लैंकिंग है उसके लिए कम से कम हमें चाहिए 30 टन की प्रेस। तो हमें टनेज निकालनी पड़ेगी, टनेज का फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से हमने टनेज इसकी निकाल लेनी है। टनेज के हिसाब से हमने इसके सिलेक्ट कर लेना और पार्टी से पूछ लेना कि आपके पास इतने टन की प्रेस है। उसमें हमने जो है वो टनेज में जो है हमने सेफ लोड ऐड कर देना होता है, जो भी 10% 8% सेफ लोड ऐड कर देते हैं स्टिपर वाला। और उसके बाद में भी एक्स्ट्रा हम लोड देके उसको जो है, जैसे हमें चाहिए, मान लो हमारा टनेज आया 100 टन का, तो हम उसको रिकमेंड करेंगे 120 टन प्रेस पे वो चलाए, ताकि वो सेफ लोड बना रहे, या 110 टन प्रेस पे चलाए। फिर हम उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी कि इसकी डाई प्रोग्रेसिव बनानी है, तो हम प्रोग्रेसिव बना देंगे। प्रोग्रेसिव के हिसाब से उसे रिकमेंड कर देंगे, इतने टन की प्रेस आपकी लगेगी, ये सारा लगेगा। तो इस तरह से जो है फिर कंपोनेंट में देखेंगे कि सबसे पहले हमने कौन से ऑपरेशंस करने हैं। पहले जो है डाइयों में बेंडिंग ऑपरेशंस जो है देख लेंगे कि बेंडिंग करने के बाद में कंपोनेंट की टोटल लेंथ कितनी बन रही है, उसके हिसाब से जो है कंपोनेंट को डेवलप किया जाएगा। तो ये पूरा डेवलपमेंट का एक प्रोसीजर होता है, जिसमें डिजाइनिंग का बहुत अहम रोल होता है। डिजाइन करके जो ये सारी चीजें जो है वो की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। शॉर्ट मतलब ये हो गया कि सबसे पहले ये क्लियर करो कि आपको कितने पावर प्रेस टन की प्रेस चलाना है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो टूल बना दी चलनी 100 टन के पावर प्रेस पे है और आपके पास मतलब 20 टन की पावर प्रेस है। तो पहले आप ये सारी चीज डिसाइड कर लो। उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि आपके पास मान लीजिए आपको पता लगा भाई ठीक है मेरे पास प्रेस सारी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टूल का खर्चा कितना है मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे ऐसा बना दो कि भाई ये एक टूल में 3-4 ऑपरेशन हो जाए, प्रोग्रेसिव टूल बन जाए। तो फिर आपको ये डिजाइन देखना होता है कि भाई हम अगर काट रहे हैं तो यहाँ पंचिंग हो गया, आगे जाके ये बेंडिंग हो सकता है, आगे जाके ब्लैंक हो जाएगा। ये चीजें तुम्हें जब आएंगे जब तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, लगेगा हाँ भाई ठीक है, अगर मैंने इसको ऐसा किया इससे ये प्रॉब्लम है, अगर इसको ऐसा किया तो इससे ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। इसके बाद कई बार हमें ये देखना था, जैसे मान लिया अगर मैं इसकी बात करूँ, सिर्फ उसकी बात करूँ, तो मैं इसमें क्या करूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैं इसमें ये करूंगा कि एक बार में ये पीस भी कट जाएगा, ध्यान सुनिएगा, ये पीस भी कट जाएगा और ये होल हो, यानी कि एक कंपाउंड टूल ही बना दूंगा। एक कंपाउंड टूल मेरा ब्लैंक कट गया और पंचिंग हो जाएगा, तो मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये मुझे लगता है कि भाई हाँ मेरे पास पावर प्रेस है इतने टन की, तभी तो मैं इसको बना रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है नहीं यार इतने पावर प्रेस टन की है ही नहीं, तो ब्लैंक अलग काट लूंगा, पंचिंग अलग से करूँ ताकि लोड कम से कम रहे। तो ये छोटी छोटी चीजें काफी सारी मैटर करते हैं मेरे हिसाब से ना। बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। वो आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसकी प्रोग्रेसिव बनवा रहे हो, कंपाउंड बना रहे हो, कैसा क्या करवा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं भाई। वो अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जैसे हम लोग काउंटर करते हैं ना, जैसे कई बार हम लोग अपने बोल्ट का हेड बैठाते हैं, काउंटर करते हैं, हमसे मतलब नहीं होता। हमसे मतलब ये होता है कि साला उसके अंदर बोल्ट चला जाए, बस टाइट हो जाए, बस चाहे 5 एम जाए, चाहे 10 एम जाए, 15 एम जाए, इससे कोई फंक्शन होता है क्या? देखो भाई, जब नए नए बंदे जो हैं, ITI फ्रेशर या इस तरह के बंदे आते हैं, काम करते हैं डाइयों में, क्या होता है कि अलग अलग जगह काउंटर की जरूरत पड़ती है। ऊपर का जो होल साइज है कुछ और रहता है, और नीचे जो बोर साइज है वो कुछ और रहता है, नीचे का जो होल है वो कुछ और रहता है। तो उस केस में क्या होता है, हमें देखने पड़ता है कि हमने, जैसे मान लो डाई प्लेट है, डाई प्लेट के जो हमने काउंटर करने हैं, तो उसकी हमें पता है कि उसकी बाद में हमने ग्राइंडिंग करनी है। अगर 13 mm का उसका लैंड है, तो हमें पता है कि 13 या 15 mm का उसका कटिंग लैंड है, तो हमें पता है कि वो 5 बार 7 बार 10 बार ग्राइंड होगी, 6 बार 4 बार ग्राइंड होगी, तो नीचे लेवल पे जाती रहेगी। या कई बार डाइयों पे ऊपर BMC चलनी है, कोई प्रोफाइल बननी है, तो हम क्या करते हैं, काउंटर मान लो जितना हमारा बोल्ट का हेड है, जैसे मान लो 10 mm का हमारा बोल्ट है, M10 का हमारा जो है वो थ्रेड है, और 10 का हमने वहाँ पे जो है वो बोल्ट लगाना है, खासकर एलन हेड वाला बोल्ट लगाना है। तो उसमें क्या करेंगे, उसका टॉप जो होगा उसकी हाइट भी 10 mm ही होगी।
तो हम क्या करेंगे, चले यार 10 का 12 mm का खड्डा कर दिया, ऊपर से टॉप से 10-12 mm चला गया, लेकिन इससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। हमने देखना है उसको नीचे से, जहाँ पे हमने उसको बांध माउंट करना है, उससे हमने देखना है कि उससे कम 12 mm 15 mm हाइट रखी जाए, मिनिमम नीचे से 12 से 15 mm हाइट रखी जाए, ऊपर से हमने नीचे, ताकि हमारा बोल्ट का खर्चा भी, क्योंकि छोटा बोल्ट हमारा सस्ता आएगा, लंबा बोल्ट हमारा महंगा आएगा। छोटा बोल्ट लगाएंगे वो ताकत ज़्यादा देगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा देगा, यानी लेंथ में अगर बोल्ट आप कम लगाओगे तो वो जो है वो स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा देगा। लंबा बोल्ट लगाओगे तो इंसर्ट पे लोड आएगा, इंसर्ट लग सकता है, तो नुकसान भी होगा एक तरह से। और कल को अगर उसके ऊपर हमने ग्राइंडिंग करनी है, मशीनिंग करनी है, बीएमसी करवानी है, तो हो सकता है उसकी डीप से आपको जो है ये फायदा मिलेगा। अगर ऊपर से कुछ काटना भी रहेगा, इंसर्ट को कट भी करना होगा 10, 15, 20, 25 mm, तो वो नीचे उसका हेड होगा, हेड उसका कटेगा नहीं, आपको दोबारा मशीनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मटेरियल हार्ड करवाने से पहले आपने इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है आपको। देखिए जो काउंटर भी है, बेसिकली देखा जाए तो काउंटर का भी अपना अपना अपनी अपनी जगह पर अपना अपना रोल है। जैसे अगर हम जैसे डाई की बात है, जैसे आपने सेम कहा भाई हम काउंटर ज्यादा गहरा कर देंगे, अगर ऊपर से हमने उसे ग्राइंड भी किया तो हम इसे लॉन्ग लाइफ तक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी को इसका अपोजिट साइड से देखें, जैसे कि अगर हम देखते हैं हमने कोई टूल बनाया और टॉप और बॉटम है, एमएस की प्लेट है, तो उसमें अगर हम काउंटर करते हैं तो काउंटर मुझे लगता है ज्यादा 1 mm का अंदर करो बस, मेरे हिसाब से 1 mm इसलिए करो, जैसे मान लिया आपके ये बेस हो गया नीचे वाला और ये आपका टॉप हो गया, अगर हमने यहाँ पे 1 mm ही काउंटर कर रखा, अगर बोल्ट लूज भी हो जाए तो उसमें फिर भी वो खुलेगा नहीं, क्योंकि नीचे जाके टिक जाएगा, ऊपर जाके टिक जाएगा। ये इस जगह पे काम करेगा आपका, जहां पर आप बराबर कर सकते हो, 1 mm नीचे कर सकते हो। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप कर किस चीज पे रहे हो, कर कौन सी जगह रहे हो। जैसे आप एमएस में कर रहे हो जहां बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, बार बार आपने टाइट और ओपन करना है, खोलना है, तो उसमें फिर वो स्ट्रेंथ के लिए आप 15 mm नीचे से जो है छोड़ दो, 15 mm की नीचे जो है वो उसमें कॉलर छोड़ दो, बाकी ऊपर का जो है रिलीव कर दो आप, तो वो चीज़ देखी जाती है। अगर कोई हार्ड मटेरियल उसमें 10-12 mm भी छोड़ दो, क्योंकि हार्डनिंग के बाद वो स्ट्रेंथ पकड़ लेगा ऑटोमेटिक। और एक चीज़ और आपने नोट करनी होती है, बोल्टिंग हमेशा वहाँ पे करें जहाँ से आपकी जो कंपोनेंट है उसकी जो प्रोफाइल है कमजोर नहीं, जो आपका इंसर्ट है उसकी प्रोफाइल कमजोर ना हो। मान लो आपने स्टिपर लगाया, ऐसी जगह पे आपने बोल्टिंग कर दी, काउंटर कर दिया, जिससे उसकी जो प्रोफाइल है वो कमजोर होगी, स्टिपर जो है उसकी जो प्रोफाइल है वो कमजोर होगी, वो टूट गया चलते चलते। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन में जो है वो डिजर्व करती हैं, देखनी पड़ती हैं डिज़ाइन करते टाइम टूल को। अगर आप भी ऐसी किसी वर्कशॉप में जाते हो तो इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखिए। ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक हो गया, जैसे कि अगर आप डाई बना रहे हो, मान लीजिए ये कटना है आपका, ये पीस कटना है, तो आप बोल्टिंग बिल्कुल साइड में नहीं करोगे, बल्कि इतना स्पेस छोड़ोगे कि ताकि ये यहाँ से कमजोर ना पड़े। बहुत ही सिंपल सा कहने मतलब यही। कल को अगर टूट जाए तो आपको फिर वेल्डिंग करवानी पड़े, नया इंसर्ट बनवाना पड़े, आपकी डाई की लाइफ खराब हो जाएगी। तो इससे आपको ये चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ती हैं। चलिए, बहुत सारी हमने यहाँ पे जानकारी देने की अपनी तरफ से कोशिश की है। बाकी आप लोग अगर अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। फाइनली आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। सर आपने भी टाइम दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज आप मिले तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और स्पेशल ये आपके आंसर करने के लिए, कह सकते हो आपसे मिलने के लिए, भाई लुधियाना से चलकर फरीदाबाद आए हुए हैं, तो इसलिए इस बात पे लिए प्लीज़ एक लाइक जरूर हो जाना चाहिए। और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि प्रेस टूल मेकर नाम से इनका चैनल है। देखिए भाई, वहाँ पे जो है अलग अलग वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ, खासकर प्रैक्टिकल जो वीडियोस होती हैं वो आप देख के सीख सकते हो कैसे क्या हो रहा है। डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर की वीडियोस होती हैं, छोटी छोटी वर्कशॉप के अंदर की वीडियोस होती हैं, उनको देख के आप सीख सकते हो कैसे क्या काम होता है। ज़्यादा प्रैक्टिकली आपको जो है वो नॉलेज मिल जाएगी। बाकी अमर भाई डिस्क्राइब करने का इनका जो तरीका है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। आप इनसे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इनके चैनल पे भी ले सकते हो, और प्रैक्टिकली अपने यहाँ पे भी अगर आपका लगता है कि हाँ मैं इंडस्ट्री को देखना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।